वेलकम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री क्लास 11 की को स्टार्ट करते हैं। और आज हम एटम का कॉन्सेप्ट, इसका पहला टॉपिक है कि एटम क्या है। तो हम स्टेप वाइज जितने हमारे टॉपिक्स हैं उनको कवर करते चले जाएंगे जो हमारे चैप्टर में जिस सीक्वेंस में मौजूद हैं। सबसे पहले हमने एटम की बात करनी है। एटम की बहुत सारी डेफिनेशंस बनाई जा सकती हैं, लेकिन मोस्ट बेसिक डेफिनेशन वो ये है कि वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स of matter it can be further divided into subatomic particles like protons, electrons, neutrons, neutrinos, and so on. फिर अगली बात हमें इनकी ये पता होनी चाहिए कि जो प्रोटॉन्स हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं they carry a negative charge, they are negatively charged particles. And neutrons, they are electrically neutral, means they don't carry any charge. So these are three most fundamental particles, subatomic particles. इसके अलावा 20 के करीब, बल्कि 20 से ज़्यादा मज़ीद सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो चुकी है और मज़ीद भी होती चली जा रही है। और उनमें से मैंने सिर्फ एक का नाम लिखा है, लेकिन ये बेटा आशा है, न्यूट्रिनोज़ हैं। और ये अभी डिस्कवरी जो है ये मज़ीद जारी है और जारी रहेगी। तो पॉइंट ये है कि एटम जो है वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर है। और मैटर हम जानते हैं कि सादा सी तारीफ़ है कि एनीथिंग विच कैरीज वेट और मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो मास और वेट की टर्म जो है वो मैं यहाँ इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन हमारा ज़्यादा कंसर्न जो है वो मास से है, अमाउंट ऑफ द कंटेंट पैक्ड इन अ बॉडी। तो atom, one of the most fundamental particle of this matter, which can be further classified into many subatomic particles. Out of these subatomic particles, which are more than 20 in number, उनमें से 3 जो हैं ये फंडामेंटल सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं एटम की एग्जिस्टेंस जो है वो मेक श्योर करते हैं। ये पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की वजह से जो एटम है उसकी फ़िज़िकल इंटेग्रिटी इंटैक्ट रहती है। इसलिए फिर हम इनको फंडामेंटल कह देते हैं और साथ न्यूट्रॉन को भी मिला देते हैं, क्योंकि
बहुत सारा न्यूक्लियस का जो मास है वो न्यूट्रॉन्स पे बेस करता है। और फिर जब आइसोटोप्स की बात करते हैं तो वहाँ भी न्यूट्रॉन नंबर की वेरिएशन की वजह से आइसोटोप्स का जिक्र छिड़ता है। इसलिए इन तीन को हम फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स में गर्दानते हैं अब भी। और जो बाकी नए आने वाले डिस्कवर होने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी जो है फिर हम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जो है वक्त के साथ साथ चलती रहेगी। सो दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एटम। मैंने एटम की एक और डेफिनेशन लिखी है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर हैविंग और शोइंग फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट मैटर, या ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट मैटर। तो जो मैटर या सब्सटेंस अंडर स्टडी है, हमने सब्सटेंस का लफ्ज़ इसलिए लिख दिया है क्योंकि जो केमिस्ट्री में मैटर जिसकी स्टडी की जाती है वो है जिसकी फ़िक्स्ड केमिकल कंपोजिशन होती है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड की अगर बात करें, आम इस्तेमाल होने वाला नमक या रॉक सॉल्ट की, तो जब भी रॉक सॉल्ट की बात करेंगे तो इसमें आपको सोडियम और क्लोराइड एक एक एटम की रेशियो में मिलेंगे। तो पॉइंट ये है कि या एक एक की रेशियो में मिलेंगे और ये कंपोजिशन इसकी फिक्स्ड रहेगी। ये आप सोडियम क्लोराइड या रॉक सॉल्ट के एक मोल की कंपोजिशन यही रहेगी, चाहे जिस मर्ज़ी आप दुनिया या ख़ित्ते में चले जाएं। तो आपको रॉक सॉल्ट है, दैन इट हैज़ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स in this ratio. So when it comes to atom, it is the smallest part of the matter having or showing all fundamental characteristics of that matter. तो एक बेसिक सा टुकड़ा उस सब्सटेंस का अगर ले लिया जाए, जैसे कि ये एक मोल है सोडियम क्लोराइड का, तो इसमें सोडियम भी है और क्लोरीन भी प्रेजेंट है। तो इसमें जो सोडियम है ये एक एटम है। अब ये जो सोडियम है ये बुनियादी जितनी भी सोडियम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका एक खुलासा होगा और सारी की सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो सोडियम में पाई जाती हैं उनको अपने अंदर लिए हुए होगा। तो इसको आप सोडियम का एक एटम कहेंगे या कह सकते हैं। और उसकी एक वजह ये भी है कि सोडियम के जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो उसको उन सब को सोडियम इज़ अ मेटल in the individual sense. So when it comes to sodium, one sodium atom will contain all of the specific characteristics which are cumulatively present in sodium metal. So the point is, this is one of the finest pieces which contains all the characteristics relative to that matter or substance. It can be called an atom. जॉन डाल्टन ने को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है क्योंकि जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी और उसने कहा था कि हर किस्म का मैटर जो है, ऑल मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स कॉल्ड एटम्स। लेकिन इससे थोड़ी सी गलती हो गई थी। इंडिविजिबल का लफ्ज़ इसने यूज़ किया था कि मैटर डिवाइड नहीं हो सकता, एटम डिवाइड नहीं हो सकता फर्दर। इसने जो बात की थी, इसने कहा था कि ऑल मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स। ये इंडिविजिबल है एटम, लेकिन बाद में इसको डिविजिबल, जब इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी होती गई, जैसे कि जे थॉम्सन का जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सपेरिमेंट है, कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की जब डिस्कवरी हुई और रिजल्टेंटली प्रोटॉन्स की और फिर न्यूट्रॉन्स की भी, तो फिर ये पता लग गया कि इट कैन बी डिवाइडेड, इट इज़ डिविजिबल, इट कंसिस्ट्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सो द पॉइंट इज़ दैट एटम इज़ डिविजिबल and consists of many more subatomic particles. अब एक बेसिक सा अगर हम बनाएं
हाइड्रोजन है ये बेस सिंपलेस्ट ऑफ एलिमेंट्स है। तो हाइड्रोजन की बात करें तो ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका इलेक्ट्रॉन्स का मदार है, मदार। सो द न्यूक्लियस इज पॉजिटिव with one proton and resultantly it contains one electron in its outermost shell. It has only one shell. Shell is arbitrary movement. शेल जो है ये हम बना तो देते हैं लेकिन बेसिकली आर्बिट्रेरी मोशन शो करता है इलेक्ट्रॉन का एलिप्टिकल पाथ में अराउंड दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। और ये भी याद रखें कि फिर अगर एक प्रोटॉन है तो एक फिर न्यूट्रॉन भी है। तो ये एक बुनियादी सा हमारा एटम है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात भी करेंगे जो इनको होल्ड रखती है ऑपोजिट चार्जेस को। तो इस फोर्स को फिर हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को हम फंडामेंटल कह सकते हैं, सब एटॉमिक, मोस्ट फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स अपार्ट फ्रॉम मैनी अदर विच आर बीइंग डिस्कवर्ड टिल डेट, क्योंकि इनकी ऑपोजिट चार्जेस की अट्रैक्शन की वजह से जो होल्ड है और एटम की जो एग्जिस्टेंस है वो मेक श्योर होती है। एटम की डिस्कवरी में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक पहुंचने में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक बहुत ही अहम किरदार है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम ज़हन में हमें रखना चाहिए। पहले तो जो इनिशियल लेवल की माइक्रोस्कोप हैं जिनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कह देते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप भी कह देते हैं, इनमें तो जो है वो लाइट सोर्स यूज़ होता है और लाइट जो है वो सैंपल में से गुजारी जाती है। लाइट इज़ पास थ्रू द सैंपल and magnified onto a series of lenses. And it is projected onto a series of lenses which magnify the image. लेकिन बहुत कम मैग्निफिकेशन है कंपाउंड सिंपल माइक्रोस्कोप की या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसने एक रेवोल्यूशनरी किरदार अदा किया था एटम की इन डेप्थ स्टडी में। ये इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ करती है। इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ होती है टू ionize the part of the matter under study. और उसके बाद जो आयोनाइजेशन के नतीजे में उनकी जो रिकॉर्डिंग पैटर्न है वेवलेंथ्स का, wavelengths are then recorded. Wavelengths of the energy emitted or absorbed, ऐसे लिख लें। are recorded onto the photographic plate. तो ये एक स्पेक्ट्रम बना लेती है। A spectrum is formed. That spectrum helps to analyze the part of the matter. So this is highly modern technique, electron microscope, and this has इसने हमें इन डेप्थ स्टडी में बहुत मुआवनत की एटम की
मॉलिक्यूल की बात करें तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की बात होगी। सब्सटेंस मैंने आपको बताया है कि वो पार्ट ऑफ द मैटर है जिसमें केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम रहती है। अब मिसाल के तौर पर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये इसकी कंपोजिशन ये Ca और Cl2 ही रहना है। एक कैल्शियम ने 2 क्लोरीन्स के साथ मिलना है तो एक मोल या एक मॉलिक्यूल बनना है कैल्शियम क्लोराइड का। तो ये सब्सटेंस है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात अब छेड़ते हैं। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस, चले मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ सोडियम कार्बोनेट की, जो हमारा वॉशिंग सोडा है। इसकी मिसाल भी, अब ये भी जब भी आपको मिलेगा इस फॉर्म में मिलेगा, 2 सोडियम 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन्स, 1 मोल बनाता है या 1 मॉलिक्यूल बनाता है सोडियम कार्बोनेट का। तो पॉइंट ये है कि ये सब्सटेंस है। सब्सटेंस है। जब आगे चलते हैं हम तो मॉलिक्यूल की बात करते हैं। मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस है विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मैंने यहाँ पे मीथेन लिखी है, गैस है, हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली गैस, और नेचुरल गैस का बुनियाद मेन सोर्स, मेन कंटेंट भी मीथेन है, और इसके साथ प्रोपेन, ब्यूटेन और हाइड्रोकार्बन्स स्मॉलर कार्बन नंबर्स वाली साथ होती हैं, लेकिन मेन आपको वो मीथेन ही है। तो मीथेन जो है इसमें ये एक मॉलिक्यूल है। और मॉलिक्यूल क्यों है? एक तो एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंटली है ही है, लेकिन उसकी वजूहात ये हैं कि कोवलेंटली बॉन्ड होगा मॉलिक्यूल के लिए। जो कंडीशन है, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। टेट्राहेड्रल इरे है, लेकिन वो मैटर यहाँ पे नहीं करती ज्योमेट्री। यहाँ जो चीज़ मैटर करती है डियर स्टूडेंट्स, वो है कोवलेंट बॉन्डिंग। और जो सेकंड चीज़ है वो रिजिड स्ट्रक्चर है, यानी कि कोई पार्शियल चार्जेस में आइसोलेशन नहीं है, कि नो सेपरेशन ऑफ चार्जेस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये इंपॉर्टेंट बात है। कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पार्शियल चार्जेस आ सकते हैं। अब ये सब्सटेंस भी है और ये कंपाउंड है कैल्शियम क्लोराइड। इसमें कैल्शियम और क्लोरीन दोनों पे पोल्स बन जाते हैं। मेटल है तो पॉजिटिव पोल, नॉन मेटल है तो नेगेटिव पोल। सोडियम कार्बोनेट में सोडियम मेटालिक पार्ट है तो पॉजिटिव पोल बनेगा, चार्ज आएगा। कार्बोनेट आयन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन यहाँ मॉलिक्यूल पे आपको चार्ज डिफरेंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। तो ये 2 और बातें भी मॉलिक्यूल के कॉन्टेक्स्ट में हमारे जहन में होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की जब बात करते हैं तो सिर्फ मोर देन 1 एटम से मिला हुआ ही नहीं होता। इट कैन बी मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूल्स कैन बी monoatomic, molecules can be diatomic, molecules can be triatomic. So molecules can be monoatomic, molecules can be diatomic, triatomic and so on. अब मोनोएटॉमिक में तो ग्रुप 18 जहन में लाएं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये गैसेस हैं, नोबल गैसेस कहा जाता है। इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि कंप्लीट है, इसलिए इनको किसी से मिक्सअप होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने की सलाहियत रखते हैं। तो अब तीसरी चीज़ भी आ गई मॉलिक्यूल के लिए, कंडीशन कह लें, जो मदद देगी आपको मॉलिक्यूल को समझने में, वो ये है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इम्पॉर्टेंट है। इनका ऑक्टेट कंप्लीट है या डुप्लेट कंप्लीट है। वैलेंस शेल आपको पता है 2 या 8 इलेक्ट्रॉन से फिल होता है।
या 2 होंगे या 8 होंगे। अगर S है तो 2 हैं, और अगर S और P है तो 8 हो जाएंगे। तो पॉइंट ये है कि इनके वैलेंस शेल फील्ड हैं 2 या 8 इलेक्ट्रॉन से। तो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, 3 मैंने नाम लिखे हैं। अब ये 18वां जो ग्रुप है इसको निकाल लें। ये मोनो एटॉमिक हैं और मॉलिक्यूल भी हैं। दीज आर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे डोंट नीड एनी वन, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बिकॉज देयर वैलेंस शेल इज़ फील्ड। यहाँ बॉन्डिंग की बात तो आएगी ही नहीं, क्योंकि ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो बॉन्डिंग का तो इशू यहाँ नहीं आएगा। और चार्ज सेपरेशन की बात भी नहीं होगी। यहाँ सिर्फ ये तीसरी एंटिटी के तहत इनको हम मॉलिक्यूल में कैटेगराइज करेंगे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की वजह वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंप्लीट होना है बाय डुप्लेट और ऑक्टेट 2 या 8 से। डायटॉमिक की बात करें तो डायटॉमिक में जितने भी सेल्फ एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे क्लोरीन, जैसे ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप 17 हैलोजेंस, फिर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये डायटॉमिक हैं। सेल्फ एटॉमिक हैं, यानी कि सिमिलर एटम्स मिलकर जो है वो ये अब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्लोरीन एटम के तौर पर नहीं करता। इट हैज़ टू बी मॉलिक्यूल, तब इनको ऑक्टेट कंप्लीट होता है वैलेंस शेल 8 इलेक्ट्रॉन से। ये याद रखिएगा। हाइड्रोजन भी इंडिविजुअली नहीं एग्जिस्ट कर सकता। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। दूसरा हाइड्रोजन साथ चाहिए, फ़ौरन जुड़ जाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और फिर ये मॉलिक्यूल कहलाएंगे। एक हाइड्रोजन को मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, एटम कहेंगे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डायटॉमिक। ट्रायटॉमिक में एक एग्जांपल जहन में आ रही है ओजोन की, और ये हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में इम्पोर्टेंट लेयर भी है, और ये O3 है। तो ये भी ट्रायटॉमिक है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने की सलाहियत रखती है। इसी तरह से ये 1 2 3 4 5 है, तो ये पेंटाटॉमिक कही जा सकती है। तो इस तरह इनकी ये कैटेगराइजेशन कैरी ऑन करती है। आप इस चार्ट को जहन में रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात जहन में रखिएगा। वैलेंस शेल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से नॉन आयनिक करैक्टर की बात, और कोवलेंट बॉन्डिंग यानी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नतीजे में ये बने होंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, हम थोड़ी सी आयन की बात कर लेते हैं। सिंपली अगर आपने कहना है आयन, तो आपने कहना है अ स्पीशीज़ which carry some sort of a charge. So if it carries a positive charge, it is called cation, and if it carries a negative charge, it is called anion. Usually metals form positive ions with the loss of electrons. Non-metals form negative ions with the gain of electrons. मेटल्स जो हैं ये लेफ़्ट हैंड साइड पे हैं पीरियोडिक टेबल के। ग्रुप 1 से लेकर 12 तक मेटल्स हैं। 13 से 15 तक जो ग्रुप्स हैं वो नॉन मेटलॉइड्स हैं, यानी उनकी करैक्टरिस्टिक्स मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लाई करती हैं। और जो 16 है ऑक्सीजन फैमिली, और 17 जो है हैलोजन फैमिली, ये प्योर नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स जो हैं ये पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं
सिंपल सी मेटल लेते हैं, ग्रुप 1 की सोडियम ग्रुप 1 की है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये मोनो पॉजिटिव आयन फॉर्म करेंगे। ग्रुप 2 की किसी मेंबर को लें मेटल को, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके डाई पॉजिटिव आयन फॉर्म करेंगे। आयरन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके +3 का आयन भी फॉर्म कर सकता है। इसी तरह से एलुमिनियम भी 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की सलाहियत रखते हैं एट अ टाइम। पॉइंट ये है कि और इससे आगे भी, लेकिन जो हमारा कंसर्न है वो 3 तक रहेगा, हम इससे आगे की डिटेल में भी नहीं जाते। ये हमने आयंस देख लिए हैं और बात जो समझने वाली है वो मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयन विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर मेटल्स। नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिव आयंस। मैंने 16 और 17 की एग्जांपल दी है, तो ऑक्सीजन से ही शुरू करते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या बनाएगा, O2-2 का आयन। ऑक्सीजन आयन या ऑक्साइड आयन इसको कह सकते हैं और कहते भी हैं ऑक्साइड आयन स्पेसिफिकली। हैलोजेंस हैं, क्लोरीन है मॉलिक्यूल है अगर, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके ये क्लोराइड आयन बन जाएगा। ऐसे क्लोरीन से क्लोराइड आयन, ऑक्सीजन से ऑक्साइड आयन, ये ऑक्साइड आयन है। तो ये याद रखिएगा कि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नतीजे में आयन्स बनते हैं। पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज इज कैटाइन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एन एनाइन। मॉलिक्यूलर आयन की अगर बात करें, मैंने अभी मॉलिक्यूल के डिस्क्रिप्शन में डियर स्टूडेंट्स से बताया था कि मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। वजह भी बताई थी कि कोवलेंट बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। एक और वजह से, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन की वजह से, चार्ज इंडक्शन की वजह से, एक्सटर्नल सोर्स से आप किसी तरह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवा के सरफेस में इसकी मॉलिक्यूल के अराउंड आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करा के जो है वो एक इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाए 1 और मोर टू फॉर्म कैटाइंस फ्रॉम द मॉलिक्यूल। तो अगर आप ये काम करवा पाएँ फिर ये मॉलिक्यूल आयन भी बन सकते हैं। सो मॉलिक्यूल कंटेनिंग सम सॉर्ट ऑफ द चार्ज। अब वो सम सॉर्ट का मतलब ये है कि कौन सा चार्ज होगा। पॉजिटिव भी हो सकता है, वैसे तो उनको कैटाइंस कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीशी को एनाइन कहते हैं। मॉलिक्यूलर आयन के लिए पॉजिटिव आयन ही होंगे। उसकी वजह यह है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बताया है किसी सोर्स से, जो कि मेटल की सरफेस भी हो सकती है, उससे जब आप इंटरेक्ट करवाएं किसी मॉलिक्यूल को, तो मेटल्स आपको पता है एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैनी मेटल एटम्स आर म्यूचुअली शेयरिंग electrons, their valence shell electrons in a common pool. So the point is, then this high charge density can erode 1 or more of the electrons from the molecules to form molecular ion. So ये साइंस है molecular ion की फॉर्मेशन में। फिर ये मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल के करीब ये मॉलिक्यूल है, ये उसके इलेक्ट्रॉन का पेयर है। तो इलेक्ट्रॉन ही जब किसी मेटल की सरफेस से फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो बम्बार्ड करवाया जाए, या मेटल की सरफेस को मॉलिक्यूल के से इंटरेक्ट करवाया जाए, तो ये एक आधा इलेक्ट्रॉन इसका ले उड़ेगी, और अगर ले उड़े तो फिर ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा विद 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाउ। और यहाँ पे इसके पास अब जो 1 इलेक्ट्रॉन थे वो 2 हो गए। तो ये है साइंस या केमिस्ट्री या लॉजिक बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस। डियर स्टूडेंट्स, ये एक मॉलिक्यूल ऑफ ईथीन है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। पहला बॉन्ड जो है वो नेक टू नेक
जो बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम्स होता है, जैसे कार्बन और कार्बन के दरमियान, अगर ये नेक टू नेक वाला है तो इसको आप कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड एक ही होता है डायरेक्टली जॉइनिंग द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स, तो वो एक ही होगा। इसके अलावा जितने भी हैं उनको पाई बॉन्ड कहना है, उनको पाई बॉन्ड कहा जाता है। पाई बॉन्ड इज़ अ वीकर बॉन्ड। यहाँ न्यूक्लियाई के बीच में बॉन्ड नहीं है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजे में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है अभी टाइटली हेल्ड उतना नहीं है जितना ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस वजह से ये टूटने की सलाहियत रखता है, और जब भी आप इसको किसी मेटल सरफेस से इंटरेक्ट करवाएं, या मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन की किसी भी तरह से बम्बार्डमेंट करवा दें, तो फिर ये तोड़ने की सलाहियत रखता है, ये टूटने की सलाहियत रखता है। कौन सा बॉन्ड? ये पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा, और जब पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो फिर क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड रहेगा। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन तोड़ पाता है तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि CH3 नहीं हुआ, CH2 रहा विद वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इस बॉन्ड को तोड़ दिया, जोड़े को तोड़ दिया, और जोड़े को तोड़ने के बाद जो चीज़ बची वो एक और स्पीशी है जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक टूट गया या तोड़ लिया गया मेटल की सरफेस से बम्बार्ड करा के, तो फिर ये जो है अब मॉलिक्यूल बन गया है। ये मॉलिक्यूलर आइन है इथीन का। अब जो है यहाँ पे इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन टूटने की वजह से यहाँ पे ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दिस स्पीशीज इज़ नाउ नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बट नाउ इट हैज़ सम सॉर्ट ऑफ अ चार्ज। और ये जो चार्ज है ये इस वजह से है कि एक जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड था उसका एक इलेक्ट्रॉन तोड़ लिया गया है। तो फिर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी दिखाना आपको पड़ेगा। सो दिस इज़ अ मॉलिक्यूलर आइन। इसी तरह से एक रिलेटिवली सिंपल एग्जांपल समझ लेते हैं। ये मीथेन है। मीथेन से अगर एक हाइड्रोजन तोड़ ली जाए तो ये मिथाइल ग्रुप बनेगा। दिस इज़ मिथाइल। एक हाइड्रोजन टूट गई, एक इसकी वैलेंसी अब बच गई है क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तोड़ लिया गया, अब एक स्पेस बन गई इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन के लिए कार्बन के पास एक मज़ीद बॉन्ड फॉर्म करने की। अब ये मीथेन से मिथाइल ग्रुप है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये मॉलिक्यूलर आइन कहलाएगा। यहाँ भी मिथाइल ग्रुप ही असल में जनरेट हुआ है। स्टूडेंट्स, ये बेंजीन है, एक इम्पॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड है C6H6, और ये एक टेट्राहेड्रन में जुड़े होते हैं विद अल्टरनेट डबल बॉन्ड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन है, 6 ही हाइड्रोजन्स हैं एट एवरी कॉर्नर ऑफ दी हेक्सागन। ये हेक्सागन है जो दिखाई है मैंने समझाने के लिए, और ये इसका जो है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ पे पॉइंट ये है, बताने वाली बात जो है वो ये है कि ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो यहाँ पे बताने वाली बात ये है कि अगर इस C6H6 की बजाय अब H5 हो जाए, यानी एक हाइड्रोजन तोड़ ली जाए और एक वैलेंसी बच जाएगी, अब ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा। इसको फिनाइल ग्रुप कहते हैं।
या बेंजीन से बेंजाइल भी कहते हैं। सो ये बेंजाइल ग्रुप है या फिनाइल ग्रुप, दोनों नाम लिए जाते हैं। ये बेंजीन से एक हाइड्रोजन जो है रोड अवे करवा ली गई, तुड़वा ली गई, तो अब ये आइन पॉजिटिव आइन है और ये बेंजीन का डेरिवेटिव है और ये मॉलिक्यूलर आइन है।